गुड मॉर्निंग बच्चों। बच्चों गुड मॉर्निंग। बच्चों आज के क्लास में जो हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वो बायोमोलिक्यूल से रिलेटेड बात। सबसे पहले हम लोग बायोमोलिक्यूल का इंट्रोडक्शन वाला पार्ट पे चलेंगे। हम लोग जो आज के क्लास में पढ़ने जा रहे हैं बायोमोलिक्यूल के इंट्रोडक्शन पार्ट से बात करेंगे बच्चों कि बायोमोलिक्यूल्स का इंट्रोडक्शन जो कि बहुत ही कॉम्प्लिकेटेड बच्चे लोगों को लगता है, तो उसी बायोमोलिक्यूल के इंट्रोडक्शन से रिलेटेड हम लोग बात करते हैं बच्चों। बायोमोलिक्यूल्स और इसका क्या इंट्रोडक्शन। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स की जो बात करें, अगर आप इसका टर्म तोड़ो, बायो प्लस मॉलिक्यूल। बायो मतलब होता है लिविंग। बायो जहां हम लोग टर्म यूज किए इसका मतलब क्या हो जाता है, लिविंग। अब मॉलिक्यूल्स, तो मॉलिक्यूल्स कहाँ आएगा, तो एटम जब जुड़ेगा तो मॉलिक्यूल्स बनेगा। तो बायोमोलिक्यूल्स, तो लिविंग के मॉलिक्यूल से रिलेटेड हम लोग बात कर रहे हैं। हम लोग किससे रिलेटेड बात करने जा रहे हैं, लिविंग से रिलेटेड मॉलिक्यूल। बच्चों आप लोग जानते हो कि इस दुनिया में कोई भी चीज़ है, चाहे वो लिविंग की बात कर ले या नॉन लिविंग, अल्टीमेटली एटम का बना हुआ है। आपको ये भी पता होगा कि एटम जब आपस में जुड़ता है तो मॉलिक्यूल बनाता है, मॉलिक्यूल जब आपस में जुड़ता है तो कंपाउंड बनाता है, कंपाउंड जब आपस में जुड़ता है तो वहां से हम लोग बाइफर्केट करते हैं, दो आता है, एक नॉन लिविंग की ओर चला जाता है और दूसरा लिविंग की ओर आ जाता है। तो हम लोग को बायो पढ़ना है, बायोलॉजी में पढ़ना है, मतलब लिविंग से रिलेटेड हम लोग बात करेंगे। तो लिविंग से रिलेटेड जो हम लोग बात करें तो वही कंपाउंड सब जुड़ के क्या बनाएगा, सेल। सेल जब जुड़ता है तो टिश्यू बना देता है, टिश्यू जब जुड़ेगा तो ऑर्गेन बना देगा, ऑर्गेन जब जुड़ेगा तो ऑर्गेन सिस्टम बना देगा, और ऑर्गेन सिस्टम जब जुड़ता है तो ऑर्गेनिज्म। हम लोग जो है, मैं एक ऑर्गेनिज्म हूं, हम लोग जितने लोग हैं सब लोग ऑर्गेनिज्म है। हाथी एक ऑर्गेनिज्म है, चींटी एक ऑर्गेनिज्म है। इवन नेकेड आई बोले तो अगर मैं चश्मा उतार दूं और ये जो नेकेड आई हो गया, जो नेकेड आई से नहीं दिखता है, जैसे बैक्टीरिया हो गया, नहीं, जितना भी प्रोकार्योट सब है, तो वो सब भी क्या है, ऑर्गेनिज्म ही तो है। तो हम लोग ऑर्गेनिज्म है। प्लांट एक ऑर्गेनिज्म है, आम का प्लांट, अमरूद का प्लांट, कटहल का प्लांट ऑर्गेनिज्म है। और इवन ग्रास की अगर हम लोग बात करें तो वो भी एक ऑर्गेनिज्म है। कहने का मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म ढेर सारा ऑर्गेन सिस्टम से मिलकर बना होता है। कोई भी ऑर्गेन सिस्टम की अगर हम लोग बात करें तो ढेर सारा ऑर्गेन से मिलकर बना होता है। कोई भी ऑर्गेन ढेर सारा टिश्यू से मिलकर बना होता है, कोई भी टिश्यू ढेर सारा सेल से मिलकर बना होता है, और कोई भी सेल ढेर सारा कंपाउंड से मिलकर बना होता है, और कोई भी कंपाउंड ढेर सारा मॉलिक्यूल से बना होता है। बच्चों आप लोग जानते हैं कि कोई भी किसी भी लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो लिविंग के यूनिट को ही हम लोग क्या बोलते हैं, सेल। सेल जो है वो क्या है, एक किसी लिविंग का यूनिट है। हम लोग जो बायोमोलिक्यूल्स की बात करने जा रहे हैं, तो जो सेल बना है, एटम जुड़ के मॉलिक्यूल, मॉलिक्यूल से कंपाउंड और कंपाउंड से फिर सेल, तो वही मॉलिक्यूल के बारे में इस चैप्टर में बात करेंगे जो सेल के निर्माण में हेल्प किया। और सेल बनेगा तभी टिश्यू, तभी ऑर्गेन सिस्टम, तभी ऑर्गेनिज्म की बात करेंगे। तो हम लोग इसका इंट्रोडक्शन की जो बात कर रहे हैं, तो लिविंग का मॉलिक्यूल या लिविंग से रिलेटेड मॉलिक्यूल, जो लिविंग है उससे रिलेटेड मॉलिक्यूल की हम लोग बात करने जा रहे हैं, जिसको हम लोग क्या बोल देते हैं, बायो मॉलिक्यूल। तो बायोमोलिक्यूल्स में जो हम लोग बात करें, वाइड डाइवर्सिटी होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। हमारा जो बायोमोलिक्यूल्स की बात कर रहे हैं, तो जो हमारा बायोस्फीयर है, इस बायोस्फीयर में वाइड डाइवर्सिटी है लिविंग ऑर्गेनिज्म का। तो इसी बात को अगर मैं लिखूं यहां, देयर इज ए वाइड डाइवर्सिटी इन लिविंग ऑर्गेनिज्म इन आवर बायोस्फीयर। अब बायोस्फीयर क्या है, तो ये जो फिगर आपको दिख रहा है बायोस्फीयर, इसी के अंतर्गत हम लोग तीन बात करते हैं। हमारा जो एयर है, एटमॉस्फेयर की बात करेंगे। हमारा जो लैंड है, रॉक लिथोस्फेयर से रिलेटेड बात करेंगे। हमारा जो वाटर वाला पार्ट है, हाइड्रोस्फेयर से रिलेटेड बात करेंगे। मतलब एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर और लिथोस्फेयर, ये तीनों को मिला के हम लोग क्या बात कर रहे हैं,
बायोस्फीयर से रिलेटेड बात कर रहे हैं बच्चों। हम लोग के दिमाग में क्वेश्चन आता रहता है क्या, नाउ क्वेश्चन दैट अराइजेज इन आवर माइंड, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल दैट इज एलिमेंट एंड कंपाउंड। जो भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म मेड अप ऑफ सेम केमिकल दैट इज एलिमेंट और कंपाउंड। यू हैव लर्न इन दिस केमिस्ट्री हाउ केमिकल एनालाइज इज परफॉर्म। वो तो हम लोग केमिस्ट्री में पढ़ लेते हैं कि कैसे केमिकल का एनालिसिस हम लोग परफॉर्म करते हैं। लेकिन यहाँ पे व्हाट इज एलिमेंट एनालिसिस, एलिमेंट का एनालिसिस हम लोग को जरा सा करना है। यहाँ पे एलिमेंट एनालिसिस की जो हम लोग बात कर रहे हैं, इसमें हम लोग क्या बात करेंगे, ये जो एलिमेंट एनालिसिस, जैसे क्वेश्चन जो एराइज किया हुआ है कि व्हाट इज एलिमेंट एनालिसिस, तो एलिमेंट एनालिसिस आखिर है क्या। तो एलिमेंट एनालिसिस इज अ प्रोसेस वेयर ए सैंपल ऑफ सम एलिमेंट दैट इज सॉइल, वेस्ट, ड्रिंकिंग वाटर, नहीं, बॉडी फ्लूइड, मिनरल्स, केमिकल्स, कंपाउंड इज एनालाइज फॉर दिस देयर केमिकल कंपोजिशन। कहने का मतलब कोई भी जो केमिकल एनालिसिस या एलिमेंट का एनालिसिस की बात करें तो सॉइल में हो सकता है, वेस्ट में, ड्रिंकिंग वाटर में, बॉडी फ्लूइड, इस सब की जो बात करते हैं, मिनरल, केमिकल कंपोनेंट है, नहीं, उसमें हम लोग क्या करते हैं, केमिकल का एनालिसिस करने का काम करते हैं। कब केमिकल एनालिसिस परफॉर्म करेगा, व्हेन द केमिकल एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए प्लांट टिश्यू, एनिमल टिश्यू और माइक्रोबियल पेस्ट की बात कर रहा है। एक लिस्ट जो दिया जाए एलिमेंट का, अगर मैं बात करूं जैसे कार्बन का, हाइड्रोजन का, ऑक्सीजन का और सेवरल अदर एलिमेंट जो हम लोग ऑब्टेन करते हैं पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू, पर यूनिट मास ऑफ ए लिविंग टिश्यू की हम लोग बात कर रहे हैं। तो केमिकल एनालिसिस करना है। अगर सैंपल का एनालिसिस आप करो, इफ द सैंपल एनालिसिस इज परफॉर्म ऑन ए पीस ऑफ अर्थ क्रस्ट, एक सिंगल अर्थ क्रस्ट के सैंपल एनालिसिस की मैं बात करूं, एज एन एग्जांपल ऑफ नॉन लिविंग मैटर वी ऑब्टेन्ड ए सिमिलर लिस्ट। क्या मतलब, कहने का मतलब है कि अगर आप एक केमिकल एनालिसिस करो आप किसी लिविंग का, और जो अर्थ क्रस्ट की हम लोग जो बात करते हैं एक पीस, उसमें नॉन लिविंग मैटर इस सब का, तो एक ही तरह का केमिकल एनालिसिस मिलेगा। मतलब क्या है यहाँ, मतलब ये है कि हम लोग जो लिविंग है अल्टीमेटली एटम से बने हुए हैं, और मैंने क्या बताया, पूरा दुनिया में जो भी चीज है वो सब कुछ एटम से ही तो मिलके बना है। और ये एटम हमारे बॉडी में आया कहाँ से, तो फूड से। फूड से हम लोगों जो खाया, हम लोग जो खाना खाते हैं वो सबसे, मिनरल्स, पानी जो पीते हैं, नहीं, तो हम लोग का जो खान पान है या जो खाना खाते हैं वो हमारे फूड से, हमारे वाटर से हमारे बॉडी में आ गया है। लेकिन उस खाना में अगर गौर कीजिए, खाना क्या खाए, चावल, दाल, रोटी, यही सब जो हम लोग खाते हैं बच्चों, तो वो प्लांट प्रोडक्ट है, और प्लांट इसी सॉइल में ग्रो कर रहा है, और इसी सॉइल के, यही सॉइल में से जब वो प्लांट वाटर प्लस मिनरल्स लेता है, आप लोग पढ़े होइएगा फोटोसिंथेसिस में कि प्लांट क्या करता है, ग्रीन प्लांट जब भी फोटोसिंथेसिस करेगा तो वाटर प्लस मिनरल्स लेता है सॉइल से, इन्वायरमेंट से कार्बन डाइऑक्साइड ले लेता है हमारे एटमॉस्फेयर से, और जो सन का लाइट है ऊपर से जब आता है तो फूड का प्रोडक्शन कर देता है, तो हमारा फूड का प्रोडक्शन हो जाता है। तो यहाँ पे हम लोग जो बात करते हैं, जो फूड का प्रोडक्शन हुआ, जो प्लांट फूड का प्रोडक्शन किया, वही फूड को खाए हम लोग। तो सॉइल से, सॉइल में जो एटम था, एलिमेंट था या मिनरल्स था, वो आ गया प्लांट में, और प्लांट से फिर हम लोगों के बॉडी में आ जाता। बच्चों यहाँ पे जो एलिमेंट एनालिसिस जो किया जाता है, तो उसमें डिफरेंस क्या है, व्हाट आर डिफरेंस बिटवीन द टू लिस्ट। यहाँ पे जो हम लोग बात करें, जो दो लिस्ट है उसका डिफरेंस क्या है। एब्सोल्यूट टर्म में अगर हम लोग बात करें तो देखा गया कि ज्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है, नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट, नहीं, एब्सोल्युटली अगर बात किया जाए तो नो सच डिफरेंस कुड बी मेड आउट। All the element present in sample of earth crust are also present in sample of living tissue। जो अर्थ क्रस्ट में है, अर्थ क्रस्ट में है, जो अर्थ में है, वही फाइनली कहाँ मिलता है, लिविंग टिश्यू में आपको मिल जाएगा।
लेकिन फिर भी एक क्लोज एग्जामिनेशन हम लोग देखते हैं कि एबंडेंस ऑफ, जो देखा गया कि एक लिविंग की अगर हम लोग बात करें तो एक लिविंग में ज्यादा क्या मिलता है बच्चों, लिविंग के अंदर कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन की अगर हम लोग बात करें, CHON की बात करें तो एबंडेंट होता है। कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन, जिसको हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रेम वर्क एलिमेंट। फ्रेम वर्क एलिमेंट किसी भी लिविंग का 99% पार्ट यही 4 एलिमेंट का बना होता है। तो जैसा कि मैंने बताया कि हाउएवर ए क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स दैट, यहां पे क्लोज एग्जामिनेशन रिवील्स दैट abundance of carbon, hydrogen with respect to other element is higher in any living organism than in earth crust। अर्थ क्रस्ट में जो मिलता है, जो कार्बन मिल रहा है, जो हाइड्रोजन मिल रहा है, उससे कई गुना ज्यादा या ज्यादा कहिए कि लिविंग में होता है वही कार्बन, लेकिन अमाउंट वेरिएशन हो सकता है। अमाउंट की हम लोग बात कर सकते हैं कि वो वेरी करेगा। अगर एक कंपैरिजन किया जाए एलिमेंट प्रेजेंट इन नॉन लिविंग एंड लिविंग मैटर प्रेजेंट इन टेबुलर फॉर्म, अगर इसको मैं कंपैरिजन करवा दूं कि एक जो एलिमेंट है जो नॉन लिविंग मैटर बोले तो अर्थ क्रस्ट में जो अवेलेबल है, और एक लिविंग जो हम लोग हैं, अगर इसका एक हल्का सा क्या करें, एक हल्का सा एक आइडिया ले टेबुलर फॉर्म में कि अर्थ क्रस्ट की जो बात करते हैं वो कौन सा है, और ह्यूमन बॉडी वाला जो हम लोग बात करेंगे ह्यूमन बॉडी में कौन सा है। अगर उसके रिलेटेड एक आइडिया ले तो आपके सामने देखिए, ये टेबुलर फॉर्म में मैं जो टेबल बना के यहाँ पे रखा हुआ हूँ, ये देखिए एलिमेंट में क्या बोल रहा है, हाइड्रोजन। अर्थ क्रस्ट में हाइड्रोजन मात्र 0.14% है, जबकि हमारे बॉडी में 0.5% है। कहाँ 0.14%, 0.1 और कहाँ 0.5 ज्यादा है। कार्बन को देख लो, कार्बन हमारे जो एटमॉस्फेयर की जो बात करें वहां पे या हमारे जो इन्वायरमेंट में है 0.03% होता है, लेकिन हमारे बॉडी में कार्बन कंटेंट अच्छा खासा है 18%, 18.5% हमारे बॉडी में, लिविंग में, हमारे बॉडी कहने का मतलब लिविंग में कार्बन ज्यादा होता है। ऑक्सीजन को ले लो, ये तो और भी ज्यादा है। ऑक्सीजन हमारे अर्थ क्रस्ट या अर्थ की जो बात करें, हमारा इन्वायरमेंट में जो एटमॉस्फेयर में जो है 46.6% की बात हम लोग करते हैं। नहीं, वेट की हम बात कर रहे हैं, परसेंटेज नहीं, 21% हो यहाँ पे वेट। अर्थ क्रस्ट का जो वेट है उसमें हम लोग जो बात करें 46.6% जो है, तो उसमें ऑक्सीजन 65% है। नाइट्रोजन की जो अगर हम लोग बात करें तो एटमॉस्फेयर में तो 78% होता है, लेकिन अर्थ क्रस्ट की अगर बात करें तो अर्थ क्रस्ट में नाइट्रोजन बहुत ही कम होता है, न के बराबर होता है, बहुत ही कम, लेकिन हमारे बॉडी में 3.3% होता है। सल्फर का बात कर लो आप, 0.03% अर्थ क्रस्ट में है, हमारे बॉडी में 0.3% होता है। सोडियम की बात करें तो 2.8% अर्थ क्रस्ट में है, हमारे बॉडी में कम है। सोडियम देखिए ज्यादा है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन हमारे बॉडी में क्या है, सोडियम कम है, 0.2%। कैल्शियम 3.6% अर्थ क्रस्ट में, हमारे बॉडी में कम है, 1.5%। मैग्नीशियम 2.1% अर्थ क्रस्ट में है, हमारे बॉडी में 0.1% है। सिलिकॉन 27.7% है अर्थ क्रस्ट में, लेकिन हमारे बॉडी में बहुत ही कम है, निग्लिजिबल अमाउंट में होता है सिलिकॉन। कहने का मतलब ये है कि कुछ है जो हमारे बॉडी में ज्यादा है, लिविंग के बॉडी में ज्यादा है, और कुछ है जो मतलब अर्थ क्रस्ट में ज्यादा है, लेकिन वही सब। अर्थ क्रस्ट में भी कार्बन है तो हम में भी है, हाइड्रोजन उसमें भी है तो हम में भी है, ऑक्सीजन उसमें भी है तो हम में भी है, नाइट्रोजन उसमें भी है तो हम में भी है, सल्फर उसमें भी है तो हम में भी है। सारा कुछ हम लोग लेते ही है इसी इन्वायरमेंट से। याद कीजिए ना, उस समय को याद कीजिए जब हम लोगों का बीज रखाया होगा, जब बाबूजी का स्पर्म और मां का ओवा आपस में मिला होगा और ज़ायगोट बना होगा। एक सिंगल सेल के थे, मां के यूट्रस में भी नहीं पहुंचे थे, तभी फ्लैपियन ट्यूब में ही थे, फ्लैपियन ट्यूब में ही थे। और वहीं पे फिर सेल डिवीजन स्टार्ट हो गया माँ के बॉडी में। 9 महीने तक हम लोग रहे। माँ जो खाना खाई, माँ जो न्यूट्रिशन बाहर से ली, वही न्यूट्रिशन फाइनली हम लोगों के बॉडी में भी आया होगा। तो जो माँ खाना खाई, क्या खाई, चावल दाल रोटी खाई, चिकन मटन खाई, मछली खाई, तो ये अल्टीमेटली देखिएगा तो वो अर्थ क्रस्ट का ही तो मिनरल सब आया हमारे बॉडी में, अर्थ क्रस्ट का है। अलग बात है कि हम लोग लिविंग हैं तो कुछ एलिमेंट हमारे बॉडी में ज्यादा है, लिविंग में ज्यादा मिलेगा तो कुछ कम मिल रहा है अर्थ क्रस्ट।
जैसे अगर बात करूं लिविंग के बॉडी का, तो लिविंग के बॉडी में सबसे ज्यादा जो होता है, सबसे ज्यादा जो मिलता है वो क्या मिलता है, लिविंग के बॉडी में सबसे ज्यादा ऑक्सीजन होता है 65%। बाय वेट अगर बात करें तो सबसे ज्यादा वेट में ऑक्सीजन ही होता है लिविंग में। और अगर मैं नंबर की बात करूं तो लिविंग बॉडी में सबसे ज्यादा नंबर की बात करें तो हाइड्रोजन होता है। लेकिन अगर मैं कंपाउंड की बात करूं तो लिविंग के बॉडी में सबसे ज्यादा कंपाउंड आपको कार्बन के कंपाउंड का ही मिलेगा। लिविंग बॉडी में सबसे ज्यादा जो आपको कंपाउंड मिलेगा बच्चों, वो कार्बन के कंपाउंड का ही मिलेगा। तो कहने का मतलब अलग अलग। और एसेंशियल में मैंने क्या बोला कि चार तो फ्रेमवर्क एलिमेंट है, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, ये चार लिविंग का फ्रेमवर्क एलिमेंट में आता है। अगर चार न हो, ये चार में से कोई भी एक डाउन हो जाए, कार्बन डाउन होगा तो उससे भी प्रॉब्लम है, हाइड्रोजन डाउन हो जाए, ऑक्सीजन डाउन हो जाए, नाइट्रोजन डाउन हो जाए, सबसे प्रॉब्लम है। ये चार हमारे बॉडी का बेसिक चीज कार्बोहाइड्रेट, लिपिड और प्रोटीन बनाने के लिए एसेंशियल है। और न्यूक्लिक एसिड भी आप बोल सकते हैं। प्रोटीन बनाने के लिए अमीनो एसिड चाहिए, उसके लिए नाइट्रोजन चाहिए। डीएनए और आरएनए में नाइट्रोजन चाहिए, लेकिन उसके साथ साथ कार्बन भी चाहिए, ऑक्सीजन भी चाहिए और हाइड्रोजन भी चाहिए। तो एसेंशियल कंपोनेंट होता है, फ्रेमवर्क एलिमेंट होता है किसी भी लिविंग की। अगर हम लोग बात कर रहे हैं तो ये चार एलिमेंट को लेके हम लोग को चलना होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और नाइट्रोजन। CHON, कौन को क्या बोलते हैं हम लोग, फ्रेमवर्क एलिमेंट कहते हैं बच्चों। ये जो केमिकल का एक कंपेयर जो हम लोगों ने किया, हम लोग जो एलिमेंट का यहाँ कंपेयर किया, एलिमेंट का नाम प्लस उसका अर्थ क्रस्ट में क्या है और एक लिविंग में उसका जो क्या है, ये कंपेयर से यही पता चला कि है तो वही सब, है तो वही सब, लेकिन अमाउंट अप डाउन होता है। अब है कि कैसे इसको एनालाइज किया जाए, केमिकल कंपोजिशन को हम लोग एनालाइज कैसे करें, कैसे केमिकल कंपोजिशन को एनालाइज किया जाता है। नहीं, हम लोग जो बात करें व्हाट टाइप ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड आर फाउंड इन लिविंग ऑर्गेनिज्म, एनालाइज जो अगर करना है किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड, किस तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड लिविंग ऑर्गेनिज्म में मिलता है, हाउ डज वन गो अबाउट द फाइंडिंग द आंसर। नहीं, इसी बात का आंसर हम लोग ढूंढने जा रहे हैं। अगर इस बात का आंसर आपको जानना है कि किस तरह का केमिकल एनालिसिस है या केमिकल एनालिसिस कैसे करें, क्या क्या हमारे बॉडी में मिल रहा है, तो कुछ एक्सपेरिमेंट आपको परफॉर्म करना होगा। नहीं, उसके लिए क्या करना होगा, इस आंसर को जानने के लिए कुछ केमिकल एनालिसिस करना होगा, कुछ एक्सपेरिमेंट सब परफॉर्म करना होगा। अगर मैं हेडिंग डालूं यहाँ पे, एनालिसिस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, एनालिसिस एंड केमिकल कंपोजिशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड, मतलब मैं किसकी बात करने जा रहा हूँ, केमिकल एनालिसिस की बात करने जा रहा हूँ। केमिकल एनालिसिस आखिर कैसे किया जाए। तो जो केमिकल एनालिसिस की जो बात करते हैं, तो स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस। क्या बोला, केमिकल एनालिसिस किसको बोल रहे हैं, कि केमिकल एनालिसिस जो होता है इज द स्टडी, स्टडी करना है केमिकल के कंपोजिशन का एंड स्ट्रक्चर ऑफ सबस्टेंस की हम लोग बात कर, नहीं, इसी का केमिकल एनालिसिस की हम लोग बात कर रहे हैं। अब आप क्या करो, केमिकल एनालिसिस अगर आपको करना है तो आप एक काम करो, एक लिविंग टिश्यू का, लिविंग टिश्यू या तो कोई प्लांट हो सकता है, वेजिटेबल, या पीस ऑफ लिवर ले लीजिए आप, कलेजी, नहीं, कोई ना कोई लिविंग टिश्यू ले लीजिए, या तो प्लांट का टिश्यू ले लीजिए या नहीं तो एनिमल का टिश्यू ले लीजिए। केमिकल एनालिसिस के लिए करने का किसी से भी कर सकते हैं, बस प्लांट वाले में थोड़ा सा स्टेप बढ़ जाता है और एनिमल वाले में थोड़ा स्टेप कम रहता है। कोई भी ले लीजिए, प्लांट वाले में सेल वाल रहेगा तो वही स्टेप बढ़ेगा कि सेल वाल को आपको तोड़ना पड़ेगा शुरू में, और एनिमल का लीजिएगा तो सेल वाल तोड़ने का जरूरत नहीं। और उस पीस को ले लीजिए, मान लीजिए मैं लीवर का पीस को उठा लूँ, लीवर, और उसको हम लोग ग्राइंड कर दें, उसको मिक्स कर दें, लेकिन ग्राइंड करेंगे किसमें, उस पीस को जो हम लोग ग्राइंड करेंगे, इसमें ग्राइंड करना है आपको ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में। लीवर का पीस ले लीजिए, एक टेस्ट ट्यूब लीजिए, उसमें लीवर का पीस डाल दीजिए, उसमें ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड Cl3CCOH डाल दीजिए और मोटार और पिस्टार के मदद से उसको ग्राइंड कर दीजिए। नहीं, ठेठ में बोलूं तो पीस दीजिए उसको। जैसे पीसिएगा तो एक थिक स्लरी आपको देखने को मिलेगा, नहीं, उसको एक देखिएगा तो थिक स्लरी। अब आप उसको क्या कीजिए, उसको छानना होगा, उसके फिल्टर को छानिए। तो या तो आप चीज कॉटन क्लॉथ ले लीजिए या कॉटन के द्वारा
उसको क्या कीजिए आप फिल्टर कर लीजिए। जैसे फिल्टर कीजिएगा तो उसमें दो फ्रैक्शन आपको देखने को मिल जाएगा, एक लिक्विड फॉर्म में जो नीचे फिल्ट्रेट आया और एक सॉलिड फॉर्म में जो ऊपर आया। यहाँ पे वन जिसको फिल्ट्रेट बोलते हैं, नहीं वो जो फिल्ट्रेट है तो मोर टेक्निकली हम लोग उसको क्या बोलेंगे, एसिड सोलेबल पूल होता है। वो जो फिल्ट्रेट आया, जो मान लीजिए बीकर है, बीकर में जो फिल्ट्रेट आया एसिड सोलेबल पूल। और जो सेकेंड है जो रिटेन रह गया, जो फिल्ट्रेट, वो जो कपड़े में से छाके हम लोग तो कपड़े के ऊपर कुछ रह गया और कुछ नीचे चला गया, जो ऊपर रह गया वो भी एसिड इनसोलेबल फ्रिक्शन होता है। जो नीचे आ गया उसको सोलेबल बोलते हैं, जो ऊपर रह गया एसिड इनसोलेबल हो गया। साइंटिस्ट लोग जब स्टडी किए तो क्या देखा, फाउंड थाउजेंड ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन एसिड सोलेबल पूल। जो फिल्ट्रेट आया, जो बीकर में नीचे आया, जो लिक्विड फॉर्म में आया, उसमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था, उसमें हजारों ऑर्गेनिक कंपाउंड मौजूद था। अब है कि उस कंपाउंड को एनालाइज कैसे करें हम लोग, हाउ डज केमिकल कंपाउंड एनालाइज्ड, उसका एनालिसिस आखिर कैसे किया जाए, उससे रिलेटेड हम लोग बात करेंगे कि केमिकल कंपाउंड को एनालाइज कैसे किया जाए। तो मैंने अभी अभी क्या बताया कि आप लीवर का टिश्यू ले लो, लीवर के टिश्यू या वेजिटेबल भी ले सकते थे, पीस ऑफ लीवर ले लिए और इसको हम लोग क्या किए, मिक्स किए ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड CCl3COH में हम लोग दी, और इसी को क्या किए ट्राई क्लोरो एसिटिक एसिड में डाल के ग्राइंड कर दीजिए इसको, मोटार और पिस्टल के मदद से इसको पीस दीजिए। पीसने के बाद नीचे जो स्टेप आएगा इसमें आप देखिएगा थिक स्लरी मटेरियल ऑब्टेन हो गया। यही चीज़ मैंने अभी आपको टेक्स्ट में बताया। और यही थिक स्लरी मटेरियल को आपको क्या करना है, फिल्ट्रेट कर देना है। जैसे फिल्ट्रेट कीजिएगा तो इसमें दो कंपाउंड आपको मिल जाएगा। फिल्ट्रेट करने के बाद एक जो सोलेबल होगा या यूँ कहिए कि लिक्विड फॉर्म में होगा, जिसको हम लोग एसिड सोलेबल फ्रैक्शन के नाम से भी जानते हैं, फिल्ट्रेट जो हो गया। और जो दूसरा बचा, जो दूसरा की हम लोग बात करेंगे, तो दूसरा एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन जो रिटेन रह गया उस कपड़े के ऊपर रह गया, कपड़े के ऊपर जो रह गया रिटेन रह गया। अब है कि एसिड, व्हाट इज एसिड सोलेबल फ्रैक्शन या फिल्ट्रेट की जो हम लोग बात करते हैं, आखिर वो है कि द फ्रैक्शन ऑफ द सेल कंपोनेंट विच आर सोलेबल इन एसिड। सिंपल सा है कि एसिड सोलेबल कौन सा है, जो आसानी से एसिड में घुल जाए, वैसा फ्रैक्शन जो आसानी से एसिड में घुल जाए। तो ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड सोलेबल इन एसिड सोलेबल पूल, ढेर सारा ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला, सोलेबल घुला पड़ा था, एसिड सोलेबल पूल, वो जो नीचे आया उसको हम लोग क्या बोलेंगे, एसिड सोलेबल। अब क्या है कि यहाँ पे जो हम लोग बात करते हैं व्हाट इज एसिड इनसोलेबल फ्रैक्शन, जो रिटर्न रह गया उसमें क्या है भाई, तो वो जो फ्रैक्शन है सेल कंपोनेंट का वो इनसोलेबल होता है। जो ऊपर में रह गया द फ्रैक्शन ऑफ सेल कंपोनेंट विच आर इनसोलेबल इन एसिड, इनसोलेबल फ्रैक्शन बोल दिया गया। तो दो भाग में इसको बांटा। एसिड इनसोलेबल जो होता है फ्रैक्शन, एसिड इनसोलेबल जो फ्रैक्शन है उसमें 4 टाइप का ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको मिला। एसिड इनसोलेबल वाले में जो सोलेबल नहीं हुआ उसमें 4 तरह का ऑर्गेनिक कंपाउंड था, जिसमें प्रोटीन, न्यूक्लिक एसिड, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड। बोले तो लाइफ को जीने के लिए एसेंशियल, बिना प्रोटीन, बिना न्यूक्लिक एसिड, बिना कार्बोहाइड्रेट, बिना लिपिड का किसी लाइफ की हम लोग कल्पना तक नहीं कर सकते हैं। अगर लाइफ है, अगर लाइफ है तो ये 4 कंपोनेंट एसेंशियल हो जाता है लाइफ के लिए। बच्चों यहाँ पे जो हम लोग इसी में बात करें, हायर केस क्लास में आप जब इसको पढ़िएगा, हाउ एनालाइज ए लिविंग टिश्यू सैंपल एंड आइडेंटिफाई द पार्टिकुलर ऑर्गेनिक कंपाउंड, कैसे एनालाइज करें। वो जो एक्सट्रैक्ट कंपाउंड आया, नहीं जो सेपरेट किए हम लोग टेक्निक, तो उसमें ढेर सारा टेक्निक सब यूज किया जाता है सेपरेशन के। उस जो सेपरेट किए तो पहले तो हमारा लिक्विड आया, तो उसमें ढेर सारा टेक्निक सब यूज होता है सेपरेट करने के लिए। लेबोरेटरी में ढेर सारा टेक्निक मौजूद है और उसी टेक्निक के द्वारा सारे एलिमेंट को एक एक करके सेपरेट किया जाता है। क्रोमेटोग्राफी सब उसी के अंतर्गत आता है। नहीं, क्रोमेटोग्राफी है, HPLC है, और भी ढेर सारा टेक्निक है, ढेर सारा इंस्ट्रूमेंट है जिसके द्वारा हम लोग क्या करते हैं, सारे कंपाउंड को सेपरेट करते हैं। और एक्सट्रैक्शन जो होता है यहाँ
एक्सट्रैक्शन जो किया जाता है, तो ये व्हाट इज एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन क्या है, ये जो एक्सट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, एक्सट्रैक्ट क्या, निकालना है। तो एक्सट्रैक्शन जो करना है तो वेरी कॉमन लेबोरेटरी प्रोसीड्योर होता है। एक्सट्रैक्शन का मतलब है निकाल लेना, एक्सट्रैक्ट कर लेना, बाहर कर लेना, प्यूरिफाई कर लेना, और उसमें कंपाउंड जो प्यूरिफाई फॉर्म में हम लोग कंपाउंड को निकाल लेते हैं तो उसी को बोलता है एक्सट्रैक्शन। उसी को हम लोग क्या बोलता है, एक्सट्रैक्शन। अब एक्सट्रैक्शन कैसे किया जाए, अगर एक्सट्रैक्शन की बात करें तो सेपरेशन टेक्निक यहाँ पे यूज होता है। सेपरेशन टेक्निक ये सब यूज किया जाता है एक एक चीज को एक्सट्रैक्ट करने के लिए, जिसे मास ट्रांसफर फेनोमेनन। इसमें क्या किया जाता है, कन्वर्ट किया जाता है मिक्सचर को टू और मोर डिस्टिंक्ट प्रोडक्ट मिक्सचर में। यहाँ पे जो ये फिगर दिख रहा है यही है सेपरेशन, ये सेपरेटिंग फेनेल है। और इसमें अगर ऊपर से डाल दीजिए तो नीचे की ओर जो दिख रहा है, जो स्टॉप क्लॉक लगा हुआ है, उसको घुमा के हम लोग सोलेबल एक्वस फेज को बाहर निकाल सकते हैं और सोलेबल ऑर्गेनिक फेज जो ऊपर ही रह जाएगा। इसमें क्या होगा, सोलेबल इनऑर्गेनिक फेज ऊपर रह जाएगा। तो ये सब क्या है, सेपरेशन टेक्निक है जो सेपरेशन करवाने में हेल्प करता है। अगर आपको डिजायर कंपाउंड चाहिए तो ढेर सारा सेपरेशन टेक्निक अवेलेबल है, लैब में, लेबोरेटरी में अवेलेबल होता है, और उसी सब सेपरेशन टेक्निक से हम लोग इसको निकालते हैं। कुछ एनालिटिकल टेक्निक भी होता है, कुछ इसमें जो बात करें एनालिटिकल टेक्निक सब होता है। एनालिटिकल टेक्निक की जो बात करें तो वो एनालिसिस करता है, वो डील्स करता है, डिटरमाइंड करता है केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल। एनालिटिकल कंपोनेंट की सब की जो बात करते हैं वो डिटरमाइंड करता है क्या, केमिकल कंपोजिशन और स्ट्रक्चर ऑफ सैंपल का एनालिसिस करता है, एनालाइट। जैसे अगर मैं बात करूं एनालिटिक वाले में तो इसका बेस्ट एग्जांपल क्रोमेटोग्राफी है। क्रोमेटोग्राफी, ये जो क्रोमेटोग्राफी टेक्निक होता है बच्चों, ये जो आपको दिख रहा है, ये अलग अलग मॉलिक्यूलर वेट के अकॉर्डिंग यहाँ सेपरेट करके दिखाता है क्रोमेटोग्राफी। इसी में दूसरा एग्जांपल अगर बात करूं मैं, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है। क्या आता है, स्पेक्ट्रोस्कोपी आता है सेकंड वाला। इससे भी एनालिसिस किया जाता है स्पेक्ट्रोमीटर से, लाइट को गुजार के देखा जाता है, लाइट को गुजार के देखा जाता है। ये देखिए सन का जो लाइट प्रिज्म से टकराया और प्रिज्म इसको 7 कलर में स्प्लिट कर देता है। तो स्पेक्ट्रो, यहाँ पे स्पेक्ट्रोस्कोपी प्रिज्म है, वहाँ स्पेक्ट्रोस्कोपी टेक्निक जिसके द्वारा भी एनालिसिस किया जाता है बहुत सारे केमिकल को। और ये जो इंस्ट्रूमेंट आपको दिखेगा इस तरह से दिखेगा, ये स्पेक्ट्रोस्कोपी हैवी इंस्ट्रूमेंट आता है और ये सेपरेट करके सारे चीज को एनालाइज कर देगा। दूसरा इसमें जो आता है एनएमआर, स्पेक्ट्रोस्कोपी। एनएमआर में की जो बात करते हैं ये भी स्पेक्ट्रोस्कोपी है, एनएमआर, ये टेक्निक यूज किया जाता है। तो ढेर सारा टेक्निक है जिससे हम एनालिटिकल टेक्निक सब अप्लाई करके कंपाउंड का आइडिया लगा सकते हैं, उसके मोलिकुलर फार्मूला का आइडिया लगा सकते हैं, प्रोबेबल स्ट्रक्चर तक को बताया जा सकता है कि किस तरह का वहाँ पे कंपाउंड है। जैसे एनएमआर जो हम लोग भी बताया, तो इससे भी बहुत सारा आइडिया लगा प्रोटीन के स्ट्रक्चर इस सब का। रामचंद्रन थे इंडियन साइंटिस्ट जो कि प्रोटीन के स्ट्रक्चर इस सब पे भी बात किए थे बहुत सारा बात। हम लोग जो बायोमोलिक्यूल्स में बात करेंगे, बायोमोलिक्यूल्स जो बायोमोलिक्यूल्स है, तो कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू, जिसको कि क्या बोलते हैं, बायोमोलिक्यूल बोला जाता है। कार्बन कंपाउंड ऑब्टेन फ्रॉम लिविंग टिश्यू, लिविंग टिश्यू से जो कार्बन कंपाउंड निकलेगा तो उसको बायोमोलिक्यूल। लेकिन जरूरी नहीं है कि सिर्फ कार्बन कंपाउंड, टर्म तोड़िएगा तो बायो प्लस मॉलिक्यूल। बायो मतलब होता है लिविंग प्लस मॉलिक्यूल। लिविंग जिस भी मॉलिक्यूल से बना है, जिस भी कंपाउंड से बना है, वो सबको बोलेंगे। अलग बात है कि कार्बन कंटेंट कार्बन वाला कंपाउंड, जैसा कि मैंने पहले ही आपको बताया, वो हमारे बॉडी में सबसे ज्यादा है। लिविंग ऑर्गेनिज्म की बात करें, ऑल्सो गॉट इनऑर्गेनिक एलिमेंट एंड कंपाउंड इन देम, बहुत सारा इनऑर्गेनिक एलिमेंट ही सब जाता है। बच्चों बायोमोलिक्यूल्स का अगर मोलिकुलर स्ट्रक्चर सब देखिएगा तो इस तरीके से आपको बायोमोलिक्यूल्स का मोलिकुलर स्ट्रक्चर आपको दिख जाएगा। अब एनालिसिस अगर इनऑर्गेनिक एलिमेंट का किया जाए लिविंग टिश्यू का, तो लिविंग टिश्यू में इनऑर्गेनिक एलिमेंट आखिर क्या क्या चीज रहेगा, अगर इसका आपको देखा जाए लिविंग टिश्यू का, तो लीफ यानी तो एनिमल टिश्यू ले लीजिए, लीफ ले लीजिए या एनिमल टिश्यू। इनऑर्गेनिक एलिमेंट में क्या क्या रहता है, और उसको आप क्या कीजिए, ड्राई कीजिए। उस टिश्यू को आप ड्राई कर लीजिए, क्योंकि शुरू में लीजिएगा, मान लीजिए यहीं का मांस काटे मेरा, तो वो लिक्विड मतलब उसमें बहुत सारा वाटर रहेगा,
कोई भी लिविंग की बात करते हैं तो 70 से 90% तक उसमें क्या होगा, वाटर, तो उसको ड्राई करना पड़ेगा, पहले ड्राई कीजिए। तो ड्राइड लिविंग टिश्यू, ये जो ड्राइड लिविंग टिश्यू है, ड्राई किया हुआ लिविंग टिश्यू, फिर इसको क्या कीजिए आप, बर्न कर दीजिए, इसको जला दीजिए। जो जलाने के बाद जो हाई टेम्परेचर पे आप इसको जलाइएगा, जो बर्न कीजिएगा, तो कार्बन कंटेंट गेट ऑक्सीडाइज टू गैसियस फॉर्म। इसको अगर बर्न कीजिएगा हाई टेम्परेचर पे, तो जितना भी कार्बन कंटेंट रहेगा, तो कार्बन कंटेंट क्या होगा, बाहर निकल के आ जाएगा, जल जाएगा। कार्बन डाइऑक्साइड बन के यहाँ पे निकल लेगा, इन्वायरमेंट पे निकल जाएगा। वाटर वेपर बन के, जो रहा कसा वाटर बच गया था, वो वेपर बन के क्या होगा, निकल लेगा यहाँ पे। और यहाँ जो एस मटेरियल बचेगा, जो एस मटेरियल ऑब्टेंड होगा, राइट। अब जो बच गया वो क्या बचा, राख, जिसको हम लोग बोलते हैं एस। एस जो कंटेन कर रहा है वो इनऑर्गेनिक एलिमेंट है, और उस इनऑर्गेनिक एलिमेंट में बता दूं कैल्शियम, मैग्नीशियम, ये सब रहेगा। कैल्शियम हमारे बॉडी का सबसे ज़्यादा पाया जाने वाला एलिमेंट है। तो मैं जो बर्निंग के बारे में बताया, यही बर्निंग है कि आग लगा दीजिए, और आग लगने के बाद जो रेस्ट बचता है, तो मेनली इसमें क्या बचेगा आपको, कैल्शियम और मैग्नीशियम। नीचे जो दिख रहा है ये क्या, कैल्शियम, और इधर जो दिख रहा है ये क्या दिख रहा है आपको, मैग्नीशियम। कैल्शियम और मैग्नीशियम आपको राख में मिल जाएगा बच्चों। इनऑर्गेनिक कंपाउंड की जो बात करें, जैसे सल्फर है, फॉस्फेट है, ये सब कहाँ मिल जाता है आपको, एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में मिल जाएगा। सल्फर, फॉस्फेट, ये सब कहाँ मिल जाएगा, एसिड सोलेबल फ्रैक्शन में मिल जाएगा। एलिमेंट का एनालिसिस कीजिए, एलिमेंट का केमिकल कंपोजिशन जो लिविंग टिश्यू में, जिसमें मैंने क्या बताया, लिविंग टिश्यू में हाइड्रोजन हो सकता है, ऑक्सीजन हो सकता है, क्लोरीन हो सकता है, कार्बन हो सकता है, ढेर हो सकता है, इसका आप एनालिसिस कर सकते हो। जबकि while analysis of the compound give an idea for the kind of organic and inorganic constituent present in living tissue, नहीं, इसका एनालिसिस कीजिएगा तो ऑर्गेनिक के साथ साथ इनऑर्गेनिक कंटेंट भी जो लिविंग टिश्यू में है उसका भी एनालिसिस आपको पता चलेगा। केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से अगर बात करूं, तो यहाँ पे बहुत सारा फंक्शनल ग्रुप भी आइडेंटिफाई हो जाएगा। जैसे अगर मैं बात करूं फंक्शनल ग्रुप, तो आप लोग केमिस्ट्री में पढ़ते होगा, एल्डिहाइड है, कीटोन है, एरोमेटिक कंपाउंड, सब। बायोलॉजिकल पॉइंट ऑफ व्यू से बात करूं तो इसको क्लासिफाई कर दिया गया। नहीं, केमिस्ट्री पॉइंट ऑफ व्यू से तो एल्डिहाइड की बात करेंगे, कीटोन की बात करेंगे, उसमें एरोमेटिक कंपाउंड की बात करेंगे। लेकिन अगर बायोलॉजी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात करें तो हम लोग बात करेंगे एमिनो एसिड का, हम लोग बात करेंगे न्यूक्लियोटाइड का, हम लोग बात करेंगे फैटी एसिड का, कार्बोहाइड्रेट और लिपिड, सब से रिलेटेड बात किया जा सकता है। जैसे आप लोग को शायद पता होगा, यहाँ पे जो दिख रहा है, नहीं, एल्डिहाइड ग्रुप, कीटोन ग्रुप, इस तरह से एरोमेटिक कंपाउंड सब यहाँ पे जो दिख रहा है आप साइड, एरोमेटिक कंपाउंड सब। तो एरोमेटिक कंपाउंड में भी क्या बना हुआ है, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, हाइड्रोजन, यही सब तो है एरोमेटिक कंपाउंड सबसे मिला हुआ। इसी में जब बात करेंगे हम लोग आगे, तो उसमें हम लोग फिर बात करेंगे एमिनो एसिड, एमिनो एसिड सबसे रिलेटेड। ये जो स्ट्रक्चर आपको दिख रहा है, ये क्या दिख रहा है, एमिनो एसिड दिख रहा है। 20 टाइप ऑफ एमिनो एसिड है, जिसके बारे में हम लोग डिटेल बात करेंगे आगे। और इसी एमिनो एसिड में जो एक दिख रहा है एन टर्मिनल, और दूसरा क्या दिख रहा है, सी टर्मिनल। एन टर्मिनल कहने का मतलब है उस साइड में NH2 ग्रुप प्रेजेंट है तो एन टर्मिनल, और COOH ग्रुप प्रेजेंट होता है तो सी टर्मिनल। तो एन टर्मिनल और सी टर्मिनल आपको दिखेगा। नहीं, अगर मैं बात करूं एक लिस्ट रिप्रेजेंटेटिव जो है इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, नहीं, एक लिस्ट अगर बनाया जाए इसका इनऑर्गेनिक कॉन्स्टिट्यूएंट ऑफ लिविंग टिश्यू, अगर इसका लिस्ट बनाया जाए बच्चों, तो इसमें जो हम लोग बात करेंगे जैसे कंपोनेंट और उसका फार्मूला, कंपोनेंट और उसके फार्मूला, इस सबसे रिलेटेड बात करें। वैसे तो आप लोग को ये आता है, लेकिन फिर भी अगर बात किया जाए तो जैसे बात कीजिए सोडियम, तो सोडियम किस फॉर्म में, Na+ के फॉर्म में रहेगा। पोटासियम की अगर हम लोग बात करें तो K+ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। कैल्शियम की बात करें तो Ca++ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। मैग्नीशियम के बारे में बात करें तो Mg++ के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। वाटर का अगर बात करें तो H2O के फॉर्म में आपको मिल जाएगा। नहीं, वाटर क्या होता है, H2। और भी बहुतों कंपाउंड सब आपको मिल जाएगा बच्चों। कंपाउंड में NaCl मिल जाएगा, CaCO3 मिल जाएगा, PO4 माइनस मिल जाएगा, नहीं, और SO4, ये सब भी कंपाउंड आपको मिल जाएगा। आइए कुछ इससे रिलेटेड हम लोग जो बात करेंगे, और भी डिटेल बात करेंगे, बारी बारी से करेंगे हम लोग। प्रोटीन के बारे में अलग बात करेंगे, कार्बोहाइड्रेट अलग, लिपिड अलग, नहीं, एंजाइम, न्यूक्लिक एसिड, सारा डिटेल देखेंगे इस चैप्टर में। ये तो जस्ट एक इंट्रोडक्शन वीडियो था, तो मैंने इस इंट्रोडक्शन वीडियो में आपको क्या बताया कि कोई भी लिविंग है तो अल्टीमेटली एटम का ही बना है, और वो एटम कहाँ है,
वो एटम और मॉलिक्यूल कहाँ है, तो यही अर्थ क्रस्ट, और इसी अर्थ क्रस्ट से उठ के सारा पूरा बॉडी ही बना दिया। अलग बात है उसका अमाउंट ज़्यादा और कम हो सकता है। और कैसे ये बात पता लगाया गया, तो मैंने बताया कि लिविंग टिश्यू को लीजिए और उस लिविंग टिश्यू को हम लोग स्टडी करके आसानी से पता लगा सकते हैं कि कौन सा ऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा है, इनऑर्गेनिक कंपाउंड कौन कौन सा है। बहुत सारा टेक्निक अवेलेबल है। आइए कुछ इसका मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट जो आपको यहाँ पे दिख रहा है, क्या दिख रहा है, द स्टडी ऑफ केमिकल कंपोजिशन एंड स्ट्रक्चर ऑफ सब्सटेंस इज कॉल्ड। पहला केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल एनालिसिस, नहीं केमिकल सिंथेसिस, केमिकल एनालिसिस और नॉन ऑफ दिस। तो आंसर क्या चला जाएगा, केमिकल एनालिसिस। क्वेश्चन नंबर सेकेंड अगर देखें, इनऑर्गेनिक एलिमेंट प्रेजेंट इन एस इज, क्या होगा, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, मैग्नीशियम। आंसर जाएगा एस। राख में क्या मिलेगा, मैग्नीशियम आपको ज़्यादा मिल जाएगा। नेक्स्ट जो हम लोग बात करें, विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट एबंडेंट इन मोर इन एनी लिविंग ऑर्गेनिज्म देन इन अर्थ क्रस्ट। नहीं, अर्थ क्रस्ट में ज़्यादा क्या होगा, कार्बन, हाइड्रोजन, सोडियम, मैग्नीशियम। आंसर क्या जाएगा इसमें से। चलिए इसका ऑप्शन मैं दूसरे तरीके से देता हूँ। पहले तो चार ऑप्शन देखिए, कार्बन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, सोडियम है, मैग्नीशियम है। ऑप्शन ए एंड बी, सी डी, ए सी, बी डी। नहीं, पूछ क्या रहा है, एबंडेंट। पूछ क्या रहा है, एबंडेंट। तो कार्बन और हाइड्रोजन क्या होता है बच्चों, एबंडेंट होगा। तो ये आंसर चला जाएगा। क्वेश्चन नेक्स्ट देखिएगा, विच ऑफ द फॉलोइंग टेक्निक व्हेन अप्लाइड टू द कंपाउंड गिव अस एन आइडिया ऑफ द मॉलिक्यूलर फार्मूला एंड प्रोबेबल स्ट्रक्चर ऑफ कंपाउंड। तो यहाँ पे जो हम लोग बात करें, पहला जो ऑप्शन दे रहा है एनालिटिकल टेक्निक है, सेपरेशन टेक्निक है। नहीं, ये सब कुछ टेक्निक है, बोथ एनालिटिकल एंड सेपरेशन टेक्निक की बात करता है। और न क्या आंसर जाएगा, देखिए इसमें कीवर्ड सब आपको शो हो रहा है। टेक्निक पूछ रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला, प्रोबेबल स्ट्रक्चर। मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर दोनों चाहिए। तो ये कौन सा टेक्निक कहलाएगा, दोनों। जब मॉलिक्यूलर फार्मूला और स्ट्रक्चर से रिलेटेड बात करेंगे तो एनालिटिकल टेक्निक ही कहलाएगा। नेक्स्ट जो क्वेश्चन है, केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग केमिकल। केमिकल एनालिसिस ऑफ लिविंग टिश्यू कैन बी ऑब्टेन्ड बाय यूजिंग गैस केमिकल। कौन सा केमिकल केमिकल एनालिसिस के लिए हम लोग करते हैं, पहला ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड, नहीं ट्राइक्लोरो इथेनाइल ट्राइक्लोरिक एसिड, और चौथा ट्राइक्लोरो मीथेन। आदि होगा आप लोग को। पहला आंसर जाएगा ट्राइक्लोरो एसिटिक एसिड। नहीं बच्चों, यहाँ तक जो हम लोग बात किए, ये जस्ट एक इंट्रोडक्शन वाला पार्ट हम लोग बायोमोलिकुल्स का खत्म किए। अगर आपको इस तरह से आपको बायोलॉजी पढ़ना है तो आप मेरे ओम बायोलॉजी क्लास में आ सकते हो। ओम बायोलॉजी क्लास में इससे भी और बढ़िया तरीके से ऑर्गेनाइज्ड वे में आपका क्लास होता है। अगर आप 360 आउट ऑफ 360 स्कोर करना चाहते हो तो आप जरूर आइए, एक बार पढ़ के देखिए, आपको बहुत मज़ा आएगा पढ़ने में। और गारंटी है जितना भी क्वेश्चन आपका मेडिकल एग्जाम में पूछेगा, सारा का सारा आपके क्लासरूम से होगा, सारा का सारा आपके क्लासरूम से होगा। ओम बायोलॉजी क्लासेस ज्वाइन करने के लिए आप www.ombiologyclasses.com पे भी जा सकते हैं, या हमारा जो नंबर है 7870100020 9570100020, आप इस पे भी संपर्क कर सकते हैं बच्चों। और आप आइए और अच्छे तरीके से तैयारी कीजिए, डॉक्टर बनिए। मेरे क्लास में जितने भी बच्चे होते हैं सब मुझे डॉक्टर ही दिखते हैं। आप भी डॉक्टर दिखते हो, अगर आप ज्वाइन करते हो तो आप भी डॉक्टर बनोगे, इसकी गारंटी है, इसकी गारंटी है। बस कंडीशन एक ही है, जितना पढ़ा दिया जाए उतना आपको अच्छे से पढ़ के आना है। क्लास डेली करना है, मतलब क्लास में अटेंटिव रहना है, डेली करना है, कंडीशन बस यही है। और आप अगर तैयारी बढ़िया से करोगे तो गारंटी है कोई नहीं रोक सकता बच्चों आपको मेडिकल कॉलेज में जाने से, क्योंकि दुनिया का सबसे आसान काम अगर कोई है तो वो मेडिकल कम्पीट करना है। दुनिया का सबसे आसान काम अगर है तो वो मेडिकल कम्पीट करना है। बस फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, वो भी एनसीईआरटी बेस्ड आपको पढ़ना है और आपका ज़बरदस्त स्कोर होगा। नहीं, 600 प्लस स्कोर करके जाइए और बढ़िया स्कोर करके जाइए और अच्छे से अच्छा मेडिकल कॉलेज में आप जाइए और भी मज़ा आ जाएगा और लाइफ जीने का मजा लीजिए बच्चों अच्छे से। तब तक के लिए थैंक यू। हम लोग मिलेंगे नेक्स्ट, इसी का अगला जो सीक्वेंस है
उसके वीडियो के साथ फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू।